सैनिक ठिकानों पर या जहां से ऐसा भारत के प्रति कार्रवाई की जा रही है, उन ठिकानों को शांत कराने के लिए की जा रही है। तो हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है जिसका कि विपरीत परिणाम हो और जिससे कि इस चक्रवात को और गति मिले। पाकिस्तान की तरफ से ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ कई तरह के मंतव्य एक साथ लागू हैं। कुछ लोग हैं जो कि शांति चाहते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान की जनता ये माना जाना चाहिए कि शांति की पक्षधर है। लेकिन कुछ कठमुल्ले व्यक्तित्व भी हैं जो राजनीति में हैं, जिनको कि जिहादी मनोधारणा है, और वो भारत को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। और तीसरा जो है वो सेना है, जो सेना में शुरू पाकिस्तान के अस्तित्व आने से अब तक ये कहना अनुचित ना होगा कि और देशों में सेना होती है, यहाँ सेना को एक देश मिला हुआ है। तो सेना ये दिखाने की कोशिश करती रही है और करती रहेगी, जैसा लगता है कि वही एक देश की सुरक्षा की, देश की सार्वभौमिकता की और देश में इस्लाम के हुकूमत की वो इकलौती पहरेदार है। और भारत जो कि कई गुना बड़ा है और शक्तिशाली है और आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, उसकी नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, और उन नज़रों को दूर करने के लिए सिर्फ सेना ही है ऐसी संस्था जो कि ये कर सकती है। और इसकी एवज में सेना ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो शोषण किया है पाकिस्तानी समाज का, पाकिस्तानी देश का, वो सबको पता है। और अगर ऐसा हो जाता है कि शांति हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मौका होगा। विद्रूप की तरह से कहा जा रहा है, लेकिन ये सच है। दूसरी ओर आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो शेर की शेर की सवारी करते हैं, उनको ख़ास तौर पर शेर से उतरना नहीं आता है और ना ही वो चाहते हैं। आपको याद होगा कि 1999 में कारगिल में इसी तरह का प्रकरण हुआ था, और उस प्रकरण के बाद जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनके बड़े भाई ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और परवेज मुशर्रफ जो कि आसिफ मुनीर के ही एक प्रणेता रहे हैं, ज़ियाउल हक की दर्जे से इस्लामिक जनरलों के बीच में उनका नामकरण किया जाता है। उन्होंने उनके और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में खटपट हुई थी इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को अनावगत रखते हुए कारगिल में इस तरह की घुसपैठ की थी, जिसकी वजह से भारत को सैनिक कार्रवाई करके उनको खदेड़ना पड़ा। और इसके नतीजे में खामियाजा जब भुगतने का वक़्त आया इस हार का, तो प्रधानमंत्री ने सेनाध्यक्ष को निकालने की कोशिश की, लेकिन सेनाध्यक्ष ने तख्ता ही पलट दिया और नवाज शरीफ को फांसी की सजा दे दी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाए। तो ऐसे प्रकरण पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार नहीं हो रहे। और इस समय जिस तरह से पासे पलट रहे हैं, जिस तरह से भारत के प्रति पाकिस्तान की जो सैनिक और आतंकी गतिविधियां हैं वो नतीजा दिखा रही हैं, तो जल्दी ही कोई दोनों पक्षों के बीच में तू मैं हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और नतीजे देखने होंगे। सर, फाइनेंशियली अगर देखा जाए, क्या पाकिस्तान एक वॉर अफोर्ड कर सकता है? बेल आउट पे सरवाइव करता है, फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इनके पास। क्या इस वक्त अगर वॉर होती है, जो कि जिस तरह का कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो? सर,
ये सवाल वारिद है, खासतौर पे सिंधु पानी के समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की जो 80% जो कृषि है वो प्रभावित होगी। और ये कृषि बहुल देश है, उद्योग वगैरह या सर्विसेज के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर यकीनन पड़ेगा। दूसरी ओर ये भी कहूँ कि पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और ये परिस्थितियों को झेलने के लिए उसके पास न तो विदेशी मुद्रा का भंडार है, न ही उसके पास इतने निर्यात और विदेश व्यापार के साधन हैं। एक ही बड़ा बंदरगाह है जिसको कि आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की निर्भरता जिस तरह से विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों के भेजे गए पैसे पर है, वो भी एक तरह से दोहरी तलवार है। तो इन सब को देखते हुए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही चरमराई हुई है और कोविड के नुकसान से अब तक उबर नहीं पाई है। 2003 में पाकिस्तान का जीडीपी -0.2% था। इस पिछले साल इसकी ग्रोथ 2.3% थी, जबकि भारत का जीडीपी की ग्रोथ 23 में 8.2% थी और पिछले साल 7% से ऊपर थी और इस साल 6.2% रहने की आकलन है। तो देखा जा सकता है कि 9 गुना बड़ी आबादी और 11 गुना बड़े देश के साथ, आर्थिक शक्ति के देश के साथ इस तरह के विवादों में घिरने का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। सर, पाकिस्तान हमने देखा है कि बेल आउट पर सरवाइव कर रहा होता है, IMF के बेल आउट पर। अभी भी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है आज, जहां पर पाकिस्तान सीक कर रहा है एक अनदर बेल आउट फंड सीक कर रहा है। क्या ये IMF को ये ध्यान देना चाहिए किस तरीके से वो टेरर फंड करता है, किस तरीके से वो दूसरे देशों में जो टेरर को प्रमोट करता है, जिस तरीके से दूसरे देशों को अफेक्ट करता है, ये सब नजर रखना चाहिए। और बेल आउट देते वक्त इन सब पॉइंट्स को याद करके ही कुछ आगे करना चाहिए। सर, पाकिस्तान को IMF की बेल आउट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बेल आउट के बाद और देश बायलैटरल तौर पर पैसा देते हैं। तो ये सिर्फ $1.5 बिलियन की बेल आउट नहीं है। इस बेल आउट में वो शर्तें रखी जाती हैं जिनको पाकिस्तान की सरकार को अप्रूव करना होता है, जिसकी बदौलत चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो भी आगे पैसा दे सकती है। तो इस बेल आउट के जो परिणाम होंगे वो दूरगामी होंगे और मेरे ख्याल से मैं इस बात से दूरी नहीं बना पाऊंगा कि अगर कल मार्क रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है तो इस बारे में भी बात की होगी कि अगर युद्ध जारी रहेगा या आप भड़काऊ कार्रवाई करते रहेंगे तो इस बेल आउट के रोल आउट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि IMF जैसा कि सब जानते हैं अमेरिका की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता है। भारत ने इस बारे में अपना प्रतिरोध जाहिर किया है और एक तरह से अपरोक्ष तरीके से कहा है कि बेल आउट को देते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पैसों का दुरुपयोग तो नहीं होगा सैनिक सामग्री के आवंटन में या फिर आतंकवाद के प्रोत्साहन में। ये जो भारत का प्रतिरोध है ये जायज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो IMF पैसे दे और दूसरी तरफ पाकिस्तान इन पैसों का या और पैसों का दुरुपयोग करे, इन भारत के प्रति अपनी
सैनिक या आतंकवादी कार्रवाई बढ़ाने में।